राम राम जी सारण। और क्यों? उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो आपने प्रॉपर क्लास चलन लाग रही किसी टॉपिक होगा अपना 3 टॉपिक होगा। चौथा टॉपिक अपने चलन लाग रहे हो धातु अधातु और उसके प्रमुख यौगिक वो चलन लाग रहे हो। अभी अपन क्या करांगा जेल फिर एग्जाम में नजदीक तो सिलेबस पूरा तो दिखा कौन नहीं। तो अब अपने एक दिन में 2 क्लास है करेगी यानी कि रेगुलर क्लास था सुबह 9:30 बजे मिला एक तो 9:30 पर मिला है बिंगो तो प्रॉपर क्लास मिलेगी लेकिन रेगुलर कौन क्यों कोशिश रेगुलर करूंगा नहीं तो थाने डेली एक कंप्लीट टॉपिक मिलेगा डेली कितना बजे शाम ने 5:50 पर 5:50 पर डेली थाने टॉपिक मिलेगा। ठीक है जिया कि आज वाली क्लास भी थाने 5:50 पर मिलेगी होगी। ठीक है तो अब डेली थाने 5:50 पर टॉपिक जरूर मिलेगा। ठीक है अपना टॉपिक है आपदा प्रबंधन व्यू बाद में जो मानव संरचना है इन अंदर अपन क्या करेंगे सिर्फ 5 क्लास पर सिर्फ और सिर्फ साइंस के अंदर बायोलॉजी की क्लास आवेगी प्रॉपर। ठीक है अब दिन में 2 क्लास आएगी एक सुबह 9:30 बजे और एक शाम ने 5:50 पर। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखिए तो भी चीज में भी एक्टिव रहना है। नोट्स थाने बताइए हर क्लास का प्रॉपर थाने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है तो सपोर्ट करियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब इतो तो करना थे और करना गया तो क्लास में आने पहला ये थे क्लास शुरू है चाहे 9:30 बजे या चाहे 5:50 है। ठीक है दोनों क्लास हम जब भी थे तो सारे क्लास शेयर कर गया करो क्लास आ गई आज देख लो। ठीक है तो आप करा शुरू टॉपिक है अपना आपदा प्रबंधन। देखो आपदा की हुआ है पहला आपदा समझा तो सही आपदा हुआ है विपदा विपदा भी समझ रहे हैं। ठीक है और भी बहुत सारे जिक्र नाम है जिक्र अपना उम्मीद कौन करा फिर भी अचानक आ जाए। चलो बात करा देखो किसी क्षेत्र में अनापेक्षिक घटना जिसे समाज को या जनजीवन को हानि हो या वो प्रभावित हो। देखो इस बात को कैसे अनापेक्षिक जिस वह घटना किसी क्षेत्र विशेष में होती है। ठीक है कोई भी एक क्षेत्र विशेष है वो एक गांव हो सकता है एक शहर हो सकता है एक जगह हो सकती है कोई भी एक क्षेत्र हो सकता है। ठीक है वहां पे अनापेक्षित जिस परिघटना की अपने अपेक्षा ही नहीं करते उम्मीद ही नहीं करते ऐसा भी हो सकता है क्या उस प्रकार की परिघटनाएं क्या कहलाती हैं आपदा कहलाती हैं। और उससे क्या होता है समाज को क्या होता है जन की हानि होती है जनजीवन को हानि होती है और जनमान की भी हानि होती है यानी कि उसमें इमारतों का चीजों का भी लॉस होता है और इंसानों का भी नुकसान होता है। उस प्रकार को बोलते हैं आपदा। ठीक है विपदा आपदा। दूसरी बात इसकी क्या है इतनी बात आपदा समझ में आ गई। दूसरी बात है यह थोड़े समय के लिए आती है यानी कि बहुत ही कुछ समय के लिए आएगी। जैसे आपने सुना कि आंधी की तरह आते हो और तूफान की तरह सब तहस नहस करके चले जाते हो कुछ लोग भी आते हैं अपनी जिंदगी में। ठीक है बिना चेतावनी के यानी कि जो आपदाएं आती है ना वो बिना वार्निंग दिए आती है बिना वार्निंग दिए। ठीक है इस आपदाओं से जनमान की हानि होती है ये मैं अभी आपको बता चुका हूं। अब ये जो आपदाएं होती है ना अब ये बिना जनमान के हानि के होती है और दूसरा बिना चेतावनी की आती है। इससे क्या होता है आपदा मानव जाति के नियंत्रण में नहीं होती यानी कि मानवों के नियंत्रण में ये नहीं होती। ठीक है अब अपने एग्जांपल्स की बात करेंगे फिर आपको और समझ आए। जैसे कि बाढ़ है बाढ़ मानव के नियंत्रण में है क्या रोक सकता है उसे नहीं रोक सकता। भूकंप है उसको इंसान रोक सकता है नहीं रोक सकता। बिजली गिरती है उसको रोक सकता है नहीं रोक सकता। ठीक है और भी देख लो सूखा पड़ता है उसको रोक सकता है नहीं रोक सकता। तूफान आता है उसको रोक सकता है नहीं रोक सकता। बादल फटना प्राकृतिक भूखनन चक्रवात सुनामी शीतलहर वनों में आग लगना ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं यानी कि ये किससे होते हैं प्रकृति से संबंधित होते हैं इसमें इंसान कुछ नहीं कर पाता। ठीक है ना ही कुछ कर सकता है। वे आपदाएं क्या कहलाती हैं वे कहलाती हैं प्राकृतिक आपदाएं यानी कि धरती के भीतर होने वाली आंतरिक हलचल के कारण जो आपदाएं आती हैं वो होती है प्राकृतिक आपदा और पर्यावरण के असंतुलन के कारण भी हो सकती है। पर्यावरण के असंतुलन के कारण और धरती के भीतर जो हलचल होती है उन दोनों के कारण ये इसके मुख्य कारण है। इन दोनों के कारण जो आपदाएं आती हैं उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। दूसरी होती है जो मानव निर्मित आपदा इसे मानव खुद बुलावा देते हैं जैसे कि आ बैल मुझे मार वो बड़ी बात है। मानव या मनुष्य की लापरवाही से आ सकती है और या उसकी भूल के कारण भी आ सकती है। जैसे सड़क दुर्घटना लापरवाही से ही हो सकती है या कुछ भूल से भी ज्यादातर लापरवाही से होती है। रेल दुर्घटना ये भी एक आपदा है क्योंकि सड़क दुर्घटना कैसे होती है जैसे बसों का एक्सीडेंट हो जाता है भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो लेकिन हो जाता है तो उसमें क्या होती है वो कुछ समय के लिए तो होता है ना वो आपका लगातार तो नहीं रहती कुछ समय के लिए हो गया बस। ट्रेन दुर्घटना ये भी कुछ समय के लिए वायुयान दुर्घटना कुछ समय के लिए होती है। बस्तियों व कारखानों में आग लगना ये भी कुछ समय के लिए होती है। उसके बाद में वायु प्रदूषण ये धीरे धीरे नुकसान पहुंच जाता है
उसके बाद में बम विस्फोट होता है, ये कुछ समय के लिए हो जाता है। उसके बाद में देखते हैं अपने मानव जनित भूखनन हो गया, रासायनिक आपदा होगी, जैविक आपदा जैसे महामारी आई थी अभी, जैसे कोरोना काल आया था, ठीक है। उस प्रकार की जो परिघटनाएं होती हैं वो होती हैं। और नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं होती हैं, वो प्रकार की जो आपदाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं मानव निर्मित आपदा। बोलो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको आपदा शब्द का मतलब समझेगा। इस पूरी स्लाइड में मैंने सिर्फ आपको आपदा शब्द का मतलब समझाया है, टॉपिक अभी अपना बहुत आगे पढ़ा है। अब इसमें देखते हैं जैसे भूकंप है, भूकंप बहुत कम समय के लिए आता है लेकिन सारा कुछ तहस नहस करके चला जाता है, यानी कि ये कि पृथ्वी के भीतर होने वाली अभिक्रियाओं के कारण होता है। बाढ़ आती है, ये भी पृथ्वी के में और पर्यावरण में असंतुलन के कारण होता है। सूखा भी पर्यावरण में असंतुलन के कारण, तूफान भी असंतुलन के कारण, बादल फटते हैं वो भी पर्यावरण में असंतुलन के कारण। इन सभी परिघटनाओं के कारण होता क्या है, ये आपदाएं आती हैं। ठीक है, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने और पहले क्लास में स्क्रीनशॉट ले लियो नहीं। चलो आगे बात करो। देखो आपदा के बारे में थाने बता दियो कि आपदा के हुआ के नहीं हुआ। अब अपन एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, एक संस्था है, ये एक संस्था है यूएनओ। ये क्या करती है, इसने क्या किया था 1994 में विश्व में सबसे पहले एक बैठक आयोजित की थी। विश्व में पूरे विश्व के देश उसमें शामिल हुए थे, ठीक है। कब आयोजित की थी, 1994 में, ठीक है। जिसका उद्देश्य या विषय क्या रखा गया, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उनसे निपटना, उनको कम करना, उनसे सुरक्षा करना, इन सारी बातों को इसका निर्णय लिया गया, उसके बारे में चर्चा करने के लिए इसका विचार किया गया। इसमें जो रणनीति नाम दिया गया था वो थी याकोयामा रणनीति। कौन सी थी, याकोयामा रणनीति। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसको बनाया शुरुआत की थी 23 मई से 27 मई तक 1994 में ये रणनीति लागू हुई थी या शुरू हुई थी, जिसका जापान याकोयामा रणनीति थी वो जापान के याकोयामा नगर में कॉन्फ्रेंस हुआ था। यानी कि जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहां पे हुई थी, जापान देश के याकोयामा नगर में हुई थी, ठीक है। इसमें इसका आयोजन हुआ था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से संबंधित नियम पारित करना। या इसने इस कॉन्फ्रेंस में क्या किया गया था, इस कॉन्फ्रेंस में किया गया था प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से संबंधित नियम पारित किए गए थे, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अपने आगे बात करते हैं। सभी देश अपने नागरिकों की प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा करें, उनका बचाव करें, उनको जानकारी दें। यानी कि जितने भी देश हैं वो सभी देश अपने अपने नागरिकों की सुरक्षा करें, ठीक है। उनको पहले सचेत करें, उनको अलग अलग उससे संबंधित जानकारी दें। और क्या कहते हैं, सभी देश प्राकृतिक आपदा पर शीघ्र ही ध्यान दें। यानी कि जो चाहे जो वो देश विकसित है, चाहे अल्प विकसित है, चाहे अति विकसित है, चाहे अविकसित है। कौन कौन से देश हो सकते हैं, जैसे एक तो विकासशील है, मान लीजिए जो विकासशील देश हो सकते हैं, विकसित देश हो सकते हैं, ठीक है, अल्प विकसित हो सकते हैं, ठीक है, या पूर्ण विकसित हो सकते हैं। जिस तरह से जितने भी देश है यानी कि संपूर्ण देश है वो प्राकृतिक आपदा पर शीघ्र ही ध्यान दे, शीघ्र ही यानी कि जल्दी से जल्दी उस पर ध्यान दे, उससे कैसे निपटना है, कैसे नियम वगैरह बनाने हैं, इसके बारे में चर्चा की थी, ठीक है। प्राकृतिक आपदा से संबंधित उपयुक्त कानून बनाए जाएं, यानी कि प्राकृतिक आपदा से संबंधित, यानी कि प्राकृतिक आपदा की सुरक्षा से संबंधित, उसकी जानकारी से संबंधित या उससे निपटने से संबंधित सारे के सारे प्रॉपर कानून बनाए जाने चाहिए, ठीक है। अब जिसकी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कब हुई थी, 1994 में हुई थी। कब हुई थी, 1994 में हुई थी। तो 1990 से लेकर 2000 तक जो बीच में जो ये 10 साल थे ना, और 10 साल को क्या बोला जाता है, दशक बोला जाता है, ये आपको पता है। तो इस 10 सालों ने यूएनओ ने क्या किया, आपदा न्यूनीकरण अंतरराष्ट्रीय दशक घोषित कर दिया। पूछा जाता है, ये पूछ लेगा क्वेश्चन आपसे, कौन से सन को न्यूनीकरण अंतरराष्ट्रीय दशक घोषित किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 1990 से लेकर 2000 के जो बीच के 10 साल थे उनको क्या किया गया था, आपदा न्यूनीकरण अंतरराष्ट्रीय दशक घोषित किया। किसने किया था, यूएनओ ने, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अगली बात, भारत की 2/3 या 2/3 जनसंख्या किसी न किसी आपदा से अभी भी प्रभावित है। किसी न किसी प्रकार की आपदा, जैसे अपने सूखा है, बाढ़ है, सुनामी है, ठीक है, प्राकृतिक हो सकती है आपदा, वायुमंडलीय हो सकती है, ये सारी जितनी भी प्रकार की आपदाएं हैं उनसे जो भारत की संपूर्ण जनसंख्या का 2/3 भाग है वो अभी भी प्रभावित है। यहां तक बात क्लियर। अब अपने इसके बारे में आगे बात करते हैं। आगे बात करने के लिए सबसे पहले देखिए वर्गीकरण।
आपदा का वर्गीकरण, कितने प्रकार की आपदाएं हो सकती है उसके बारे में अपने विचार करते हैं। पहले देखिए अपने वायुमंडलीय आपदा, यानी कि जो वायुमंडल से संबंधित होती है, वायुमंडल में अनियमितता के कारण आती है, वायुमंडल में अनियमितता, अनियमितता, वायुमंडल में अनियमितता के कारण कौन कौन से होते हैं? तड़ित झांझा, ये क्या होती है? ये होती है सर बिजली, कौन सी? जो आसमान से गिरती है, ठीक है। ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। कैसे सर? अब ये कोई बता के थोड़ी आएगी भी मैं आ रही हूं, जो बिजली होती है वो बता के थोड़ी आएगी मैं गिर रही हूं, ठीक है। उससे अपनी सुरक्षा करने के अलग अलग उपाय हैं, वो अपने अपने जब एक एक आपदा के बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर देखते हैं सूखा, सूखा भी, बरसात नहीं होगी, पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी तो सूखा पड़ेगा, उसमें भी वायुमंडल प्रभावित है, ठीक है। बर्फानी तूफान, यानी कि तूफान तेज, बहुत ज्यादा बर्फ वाले तूफान होते हैं जो ठंडे इलाकों में आते हैं, उसमें भी वायुमंडल में तापमान में कमी होगी, ठीक है। लू, बहुत ज्यादा तापमान होगा, बहुत ज्यादा गर्म हवाएं, ठीक है। तो आपको ये पता है राजस्थान जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे सर्वाधिक तेज हवाएं लू कहां चलती है? तो ये चलती है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में, क्योंकि मैं श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, ठीक है। शीतलहर, ठंडी हवाएं, ये जो सिन्नी सिन्नी चल रही हवा, ठीक है, वो वाली। अब इसके बाद में बात है करकपार, ठीक है, टारनेडो चक्रवात, ये चक्रवात के नाम है जी, ठीक है, चक्रवात, इसके बारे में ये भी प्राकृतिक आपदा ही है, ठीक है, वायुमंडलीय से संबंधित है। अब देखते हैं भौमिक, यानी कि भूमि से संबंधित कौन कौन सी होती है? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भूमि से ही फटता है, ठीक है, बहुत ज्यादा लावा निकलता है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है भूस्खलन, भूमि का कटना, ठीक है, मृदा प्रदन, इसमें भी मृदा का कटाव होता है। भूकंप, ये भी भूमि में जो धरती की आंतरिक प्लेटें होती हैं वो सरकती हैं, तो उसकी वजह से क्या आता है? भूकंप आता है, ठीक है। इसके बाद में जलीय से संबंधित बाढ़ हो गया, अत्यधिक मात्रा में पानी आएगा, तूफान हो गया, महावर्मी हो गया, सुनामी हो गई, ज्वार हो गया, महासागरीय धाराएं होगी, ये सारी जल से संबंधित होती हैं, तो ये जलीय आपदाएं होगी। जैविक आपदाएं, जैसे कि महामारी हो गई, कोई भयानक बीमारियां हो गई, ठीक है, जैसे कोविड हो गया, ठीक है। उसके बाद में जंतुओं का आतंक हो गया, जैसे जानवर कहीं एक प्रॉपर जगह पे आ जाते हैं, एक क्षेत्र विशेष में आते हैं तो वो भी आतंक मचा देते हैं, जैसे कि कई बार आपने देखा कुत्तों का आतंक हो जाता है, तो वो भी एक प्रकार की आपदा में उसे मान सकते हैं। टिड्डियां आती हैं, वो भी हो गया, बहुत से जीवाणु एकदम से फैल जाते हैं वायुमंडल में, तो उस प्रकार के भी जैविक आपदाएं भी हो सकती हैं। इतनी आपदाएं आपको क्लियर हुई, उसके बाद में अपने एक एक आपदा को उठाएंगे और उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपने इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो, फटाफट। चलिए आगे बात करते हैं। तो पहला है अपना चक्रवात। चक्रवात है मतलब चक्री चढ़ाएगा। देखिए, समुद्र की सतह पर ज्यादा तापमान बढ़ने पर पहली कंडीशन तो क्या होगी इसकी? समुद्र की जो सतह होगी, समुद्र की, यानी कि सीधी सी बात है ये जलीय है, जलीय आपदा है। पहली बात तो कौन सी आपदा है? ये जलीय आपदा है, यानी कि समुद्र की जो सतह होगी उस पर तापमान क्या जब हो जाएगा जी? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा? हवा के दबाव में कमी के कारण, अब हवा का भी ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, इसमें आ जाएगी कमी। तो आपको पता है हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। हवा होती है जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, और जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से ऊपर की तरफ चलती है, ये भी बात आपको पता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो पानी होता है समुद्र का वो ऊपर की ओर उठता है। कहां पे उठता है? इन दोनों की वजह से तापमान बढ़ता है। तो आपको पता है तापमान बढ़ने से कोई भी पदार्थ के कण होते हैं, वो कणों का क्या होता है? प्रसार होता है, ये बात अपनी साइंस बताती है। तो इधर से तो ये हो गया, ऊपर से वायुमंडलीय दाब जो लग रहा था इस पे वो भी कम हो गया, तो ये भी फिर जो पानी के कण होते हैं वो उठते हैं जी ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये एक भयानक रूप लेते हैं चक्रवात का। दूसरी बात, ये होता क्यों है? ये होता है जो अपनी भूमि होती है उस जो जल होते हैं, समुद्रीय जल के अंदर भी कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, उसकी वजह से भी चक्रवात आते हैं जी। अब देखिए, भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में होता है, भूमध्य रेखा के जो आसपास वाले क्षेत्र होते हैं, ये होती है जी हमारी पृथ्वी। ये जो बीच वाली जो रेखा होती है इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, और इस प्रकार जो रेखाएं बनती है उन्हें बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं जी? अक्षांश बोलते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो सबसे पहले आपको क्या बात ध्यान होगी, चक्रवात आते हैं वो समुद्री जल में आएंगे और भूमध्य रेखा के जो आसपास वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर आते हैं। चक्रवात जब समुद्र तट के भीतर से, अभी मैंने बताया समुद्र तट के भीतर से तट की ओर बढ़ता है तो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आती है, यानी कि
समुद्र का जो तल है उसके अंदर से जब तट की ओर ये जाएगा, तट का मतलब क्या होता है, ये जो किनारे होते हैं इन किनारों की तरफ जाता है, यानी कि ये तटीय वाले भाग होते हैं, ये वाले भाग, यहाँ पे क्या है, जल है, यहाँ पे क्या है, जल है, ठीक है। तो इसके जब समुद्र तट से यहाँ की ओर जाने की वाले समुद्र से लहरें होंगी, वो यहाँ से यहाँ जाएंगी, तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ वाले इलाकों में क्या आ जाएगी जी, बाढ़ आ जाएगी। क्या आ जाएगी सर, बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। इसकी गति कितनी होती है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन से होते हैं, ये वो चक्रवात है जो 30 डिग्री उत्तरी व 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में आते हैं। कौन से, यानी कि आपको ये पता है ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है, ठीक है। तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये हो गया और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये होता है। इसके जो बीच वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर आते हैं जी चक्रवात। ये बात आपको भी ध्यान में रखनी है, बाकी जियोग्राफी में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर भी मैंने आपको ये इतनी बातें बता दी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाले क्षेत्रों में आते हैं जी चक्रवात, ठीक है। इस प्रकार के चक्रवातों को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। इनकी गति कितनी होती है, इनकी उष्ण चक्रवातों की गति होती है जी 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी स्पीड होती है, ठीक है। भारत की स्थिति आपको पता है प्रायद्वीपीय होती है, यानी कि भारत 3 जगहों से, कहां से घिरा होता है, 3 जगहों से ये समुद्र से घिरा हुआ होता है, यानी कि यहाँ पर पानी पानी है। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनती है उसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय। ये अपना भारत आ गया जी, ठीक है। भारत के पश्चिम भाग में होता है जी अरब सागर और भारत के पूर्वी भाग में होता है जी बंगाल की खाड़ी। ये चीज आप भी आपको ध्यान में होगी, ठीक है। यहां पर जो चक्रवात आते हैं वो कब आते हैं, वो आते हैं जी अक्टूबर और नवंबर में। कब आते हैं जी, अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है। तो इन 2 जगहों पर ज्यादा चक्रवात आते हैं, कहां पर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 2 जगह पर चक्रवात आते हैं। जो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं वो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 21 डिग्री उत्तरी देशांतर के बीच में आते हैं, और 92 डिग्री जो पूर्वी देशांतर से जो चक्रवात आते हैं वो पश्चिम में पैदा होते हैं। यानी कि यहाँ वाले जो क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं वो होते हैं 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से। देशांतर होते हैं जी ये वाली रेखाएं, खड़ी रेखाएं होती हैं, उनको बोलते हैं जी देशांतर। क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं अक्षांश, ठीक है, और इन्हें बोलते हैं जी देशांतर। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। वो क्या करते हैं, पश्चिम में चक्रवात करते हैं, यानी कि जो पूर्वी देशांतर है, यानी कि यहाँ वाले जो देशांतर है ना, वो पश्चिम में क्या करते हैं, चक्रवात पैदा करते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आ गया अपना श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी में आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ये अपना भारत है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक खास बात किसकी क्या है चक्रवात की, समुद्र से दूरी बढ़ने पर, समुद्र से दूरी बढ़ने पर चक्रवात क्या हो जाते हैं जी, कमजोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी, चक्रवात कमजोर हो जाते हैं। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। चलिए फटाफट इसका रिवीजन करते हैं। चक्रवात क्या होते हैं, समुद्र की सतह पर ज्यादा तापमान बढ़ने पर और वायु दाब में कमी आने के कारण ये तूफान, समुद्री तूफान होते हैं ये, ठीक है। उच्च दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है कौन, हवा होती है जो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है। भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में तूफान आते हैं। चक्रवात जब समुद्र के भीतर से तट की ओर बढ़ता है तो इन्हें तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। तटीय क्षेत्रों में क्या आ जाती है जी, बाढ़ आ जाती है। गति इसकी 180 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में आते हैं। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात आते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर अपना चक्रवात होता है कंप्लीट। उसके बाद में बात करते हैं सुनामी। सुनामी क्या होती है जी, सुनामी भी आपको पता है एक जलीय आपदा है। क्या है जी, जलीय आपदा। ये होता है समुद्र की सतह के नीचे, समुद्र की सतह के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी फटने से आने वाला समुद्री तूफान। ये आपको ध्यान में रखना, भूकंप या ज्वालामुखी अगर समुद्र की सतह के नीचे फटेगा, यानी कि मान लीजिए ये समुद्र है, इसकी सतह के नीचे या तो भूकंप है या क्या है, ज्वालामुखी फटे, तो उससे जो प्रेशर पड़ेगा उसकी वजह से क्या होगा, पानी जाएगा ऊपर, फुल ऊपर जाएगा, ठीक है। वो किसका कारण बनेगा, वो बनेगा सुनामी का कारण बनेगा। तो वो भी एक समुद्री तूफान ही होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, सुनामी कहलाते हैं। सुनामी की लहरें जब समुद्र तट पर हमला करती हैं, जो समुद्र के तट पर हमला करती है ना, तब वो लगभग 15 मीटर ऊंचाई तक ऊपर उठती हैं। यानी कि जब समुद्र से अंदर से जब तट पर वो समुद्री जो लहरें होती हैं वो हमला करती हैं, सुनामी की जो लहरें होती हैं वो समुद्र तट पर उत्पन्न होती है, तो लगभग 15 मीटर तक ऊपर की ओर उठती हैं। भारत में प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, सीधी सी बात है, समुद्र है तो किनारों वाले क्षेत्र हो गए, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ये तटीय के समस्त अंडमान निकोबार वाले जो क्षेत्र द्वीप समूह है वो, यानी कि जो तटीय भाग में आते हैं, यानी कि यहाँ पर अंडमान निकोबार होते हैं, तो ये वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे भी तटीय क्षेत्र है जितने भी, वो सारे के सारे क्या होते हैं, भारत में प्रभावित क्षेत्र होते हैं। किससे जी, सुनामी से। अब आपको ध्यान रखना है ITEWC, ITEWC इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर कहां होता है जी, ये अपना है जी हैदराबाद में। कहां है जी,
हैदराबाद है। इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। ठीक है, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर या भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र, इसकी स्थापना 2007 में कर दी गई थी। वर्तमान में यानी कि अब के समय में ये इसका नाम चेंज कर दिया गया, जिसका नाम होता है राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ये भी हैदराबाद में ही है। इसकी एक अन्य संस्था है जो कि PTWS प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली, इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। ये क्या करती है, प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र जो होते हैं, प्रशांत महासागर के जो तटीय क्षेत्र है उसमें जो सुनामी आती है उससे सुरक्षा का काम ये करता है। इसके जो केंद्र है वो अलास्का में है, हवाई द्वीप में है और जापान में है। ये आपको याद रखने वाली बातें हैं, इनका थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब अपने थोड़ी सी और बात करते हैं एक, उसकी मैं थोड़ा सा आपको एक बार मोटा मोटा बता देता हूं क्या करना है अपने आगे। यहाँ पे अपने इतनी जगह बहुत है। ठीक है, देखिए अपने एक टॉपिक लगता है तड़ित व भूकंप। ठीक है, ये भी प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, इसको अपने अलग से करेंगे। क्यों करेंगे जी अलग से, क्योंकि यह रीट मेंस में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है जी, रीट मेंस में स्पेशली दिया हुआ है, टॉपिक मेंशन किया हुआ है अलग से। ठीक है, तो इसलिए इसको अलग से करेंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो इसकी अपने को 2 या 3 क्लास से, मतलब इस टॉपिक की जो प्राकृतिक आपदा की है इसकी मैक्सिमम 2 क्लास से, मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2। ठीक है, 2 या 3 क्लासों में अपने इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था आज अपनी एक क्लास मिली आपको 5:50 पे। ठीक है, ये क्लास आपको एक दिन रेगुलर मिल सकती है या एक दिन छोड़कर भी मिल सकती है। जो 9:30 प्रॉपर आपको क्लास मिल रही है वो 9:30 प्रॉपर मिलेगी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उसमें जो अपना चल रहा है जेल प्रारी को टारगेट लेकर, वो अपना पूरा जो धातु वाला टॉपिक चल रहा है वो प्रॉपर आपको इसमें मिलेगा। और एक बात और, पहले अपनी जो यूट्यूब पे वीडियो आ रही थी वो सीधी की सीधी आ रही थी, लेकिन अब मैंने अलग अलग प्ले लिस्ट बना दी है। केमिस्ट्री की अलग प्ले लिस्ट बना दी, फिजिक्स की अलग बना दी और बायोलॉजी की अलग बना दी। तो आप अलग अलग प्लेलिस्ट में जाकर प्रॉपर उसकी क्लासेस को देखिए ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं और टॉपिक भी आपके साथ के साथ क्लियर होते चले, क्योंकि वीडियो जो आएगी वो प्लेलिस्ट के अंदर ही आएगी। ठीक है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो अब अगली जो अपनी क्लास होगी वो होगी तड़ित व भूकंप के बारे में, वो संपूर्ण क्लास रहेगी। फिर अपने यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है इस टॉपिक में। और मैक्सिमम मैंने आपको बताया था 3 क्लासें हैं, 3 क्लासों में अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर